प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 क्लास 11th के लिए जैक और जेसीईआरटी ने मॉडल क्वेश्चन जारी किया है। 12th क्लास का एग्ज़ाम फाइनल होने के कारण मैं इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब टाइम थोड़ा मिल गया है, मेन परीक्षा ख़त्म हो गया है। हम लोग अर्थशास्त्र के जो मॉडल क्वेश्चन निकाला गया है उसका सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो को समझेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि क्लास 12th में यदि आप जाइएगा तो इकोनॉमिक्स का इस पर बहुत अच्छा तैयारी करवाया जाएगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। जरूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। तो सांख्यिकी का जो मेन काम है वो क्या है, तो आंकड़ों का संकलन करना है, आंकड़ों का वर्गीकरण करना भी है और आंकड़ों का विश्लेषण करना भी है। ये क्या है, तो आंकड़ों का पूर्वानुमान करना नहीं है सांख्यिकी का कार्य। तो पहला का हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है, श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम है, तो यहाँ श्याम क्या है, तो ये क्या कर रहा है, लकड़ी से फर्नीचर निर्माण कर रहा है। तो फर्नीचर निर्माण क्यों कर रहा है, तो एक उत्पादक के रूप में वो निर्माण कर रहा है। विक्रेता मतलब होता है बेचने वाला, उपभोक्ता मतलब होता है खरीदने वाला या जो उस चीज का उपभोग करेगा, और वितरण करता होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे थोक विक्रेता जो होता है ना वो होता है। तो यहाँ पर जो श्याम है लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करा, तो वो क्या कहलाएगा, एक उत्पादक कहलाएगा, इसलिए दूसरा का ए हो जाएगा। तीसरा है आपका, आंकड़ा संग्रहण करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो आंकड़ा संग्रहण गणनाकार कहलाता है, प्रदर्शक, निर्माता या ऑपरेटर। तो जो आंकड़ा संग्रह करता है वो घूम घूम कर आंकड़ा को संग्रहित करता है, इसलिए उसको हम लोग गणनाकार कहेंगे, ना कि प्रदर्शक या ऑपरेटर, ये सब नहीं करेंगे। तीसरा का ए हो जाएगा। चौथा है आपका, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका चौथा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1951। मतलब 1951 में भारत में पहली जनगणना शुरू की गई थी। समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं। तो आंकड़ों के वर्गीकरण को हम लोग कहते हैं समय। यहाँ दिया हुआ समय मतलब होता है काल, तो कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहला जाएगा। क्या कहे कि समय के अनुसार, और समय को हम लोग क्या कहते हैं, काल भी कहते हैं, इसलिए पांचवा का बी हो जाएगा। छठा है, किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। तो मध्य बिंदु का मान कहाँ से ज्ञात किया जाता है, तो आपका बी हो जाएगा, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा। मतलब मध्य बिंदु मतलब होता है मिड वैल्यू, तो क्या करते हैं, L1 प्लस L2 बटा 2 करते हैं। L1 मतलब हो गया जैसे 0 से 10 है आपका, या 10 से 20 मान लीजिए। तो ये जो 20 है ये आपका L2 है, और ये जो 10 है ये आपका L1 है। तो L1 और L2 को जोड़ देंगे और 2 से भागा देने का मतलब इसका औसत निकाल देंगे, तो वो हम लोग क्या निकल जाएगा, मध्य बिंदु निकल जाएगा, इसलिए आपका बी एनमक करेक्ट हो जाएगा। सातवां है, पारस से तात्पर्य है। पारस मतलब यहाँ होगा रेंज, इसको हम लोग विस्तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्तार। तो विस्तार, तो पारस से क्या तात्पर्य है, तो पारस से तात्पर्य आपका है अधिकतम एवं न्यूनतम परिप्रेक्ष्यों के बीच का अंतर। मतलब हम लोग विस्तार जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है आर बराबर एल माइनस एस। एल मतलब हो गया अधिकतम और एस मतलब हो गया न्यूनतम, तो दोनों के बीच क्या करते हैं, अंतर निकालेंगे, वही मेरा पारस कहलाएगा या विस्तार कहलाएगा। तो यहाँ आपका सातवां का बी हो जाएगा। आठवां है, वृत्त आरेख है। तो वृत्त आरेख क्या है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। वृत्त आरेख क्या है, एक विमी आरेख होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। वृत्त आरेख क्या है, एक विमी आरेख है। तो आठवां का ए हो जाएगा। नौमा है, आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से हम लोग आयत चित्र किसमें प्रयोग करते हैं, तो इसके माध्यम से हम लोग बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए नौमा का हो जाएगा आपका सी। दसवां है, वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है। तो इसमें प्रत्येक भाग का अंश आपको निकालना है। तो वृत्त मतलब इस तरह जो गोला होता है वो वृत्त है,
और इसका कहा कर रहा है 100 बराबर इसको हमको भाग में बांटना है, 100 भाग में, मतलब ये 1 भाग होगा, 2 भाग होगा, 3 भाग होगा, इस तरह 100 भाग में बांटना है। तो इसका क्या हो जाएगा, कितना से हमको करना होगा इसको कि हम बांट सके, तो इसका हम लोग सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, 360 डिग्री बट्टा 100 कर देंगे। तो इसको जब 100 से भागा लगाए तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3.6 डिग्री। तो 3.6 डिग्री कहाँ पर है, ए में है, तो आपका ए हो जाएगा 3.6 डिग्री। 11 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब होता है जिसकी बहुलता हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, और यदि कोई संख्या रिपीट नहीं किया गया हो तो वहां जो सबसे बड़ा अंक होगा वही बहुलक होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो यहाँ देखिए 12 एक बार है, 2 ही बार है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है 26 को देखते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार आया। तो यहाँ 26 क्या है, 3 बार आया है, और ये बड़ा भी है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा 26। तो बच्चों इस तरह बहुलक निकालेंगे हम लोग। 12 नंबर है, चतुर्थक वह मान है जो दिए हुए आंकड़ों को बांटती है। तो चतुर्थक किसको बांटती है, तो यहाँ चतुर्थक वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को के बारे में नाम से ही पता चल रहा है, चतुर्थक मतलब 4, चतुर्थक मतलब 4, तो 4 बराबर भागों में बांटती है, 12 का सी हो जाएगा। 13 है, निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। तो यहाँ माध्यिका की विशेषता कह रहा है, तो माध्यिका में हम लोग क्या करते हैं, m/2, मीडियन बराबर m/2 करते हैं। तो यहाँ पर m/2 किस में होगा, जब हम यह आंकड़ा को 2 भागों में विभाजित करती है, क्या करते हैं, 2 से हम लोग विभाजित करते हैं इसमें माध्यिका में, तो यहाँ पर आपका 13 का ए ही हो जाएगा। 4 भागों में अगर विभाजित करना हो जाएगा तब तो यहाँ पर वो क्वोटाइल डिवीजन कहलाएगा, मतलब चतुर्थक विचलन कहलाएगा। यहाँ पर आपका माध्यिका पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर है, निम्न दिए गए आंकड़ा से पारस की गणना कीजिए। पारस मतलब होगा आपका रेंज, रेंज ज्ञात करना है। तो अभी हम जस्ट बताए थे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर एल माइनस एस। तो आर बराबर मतलब रेंज बोलिए या पारस बोलिए एक ही चीज है, एल मतलब हो गया अधिकतम, अधिकतम कौन है तो आपका 150 है, माइनस एस मतलब हो गया न्यूनतम, तो सबसे कम कौन है 20 है। अब 150 में 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 130। आपका 130 देखिए कौन ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है, तो आपका करेक्ट सी हो जाएगा। 15 नंबर है, निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है। तो वितरण की असमानता की माप जो है आपका लॉरेंज वक्र करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको हम लोग लॉरेंज वक्र कर देंगे सही। 16 नंबर है, दिए गए आंकड़ा से मानक विचलन की गणना कीजिए। मानक विचलन आपको निकालना है, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये दिया हुआ है संख्या, इसको सबसे पहले हम लोग इस तरह सजा लेंगे, मतलब लिखेंगे 4, 5, 6, 7, 8। थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और माद स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम लोग इसका माद निकालेंगे, तो इसको जोड़ देंगे तो ई आ जाएगा मेरा 30 आ जाएगा। तो माद का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बट्टा एन, मतलब सिग्मा मतलब इसको जोड़ने पर कितना आया, सिग्मा एक्स का लाएगा 30, इसको जोड़ने पर 30 आया। एन मतलब पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, 5 से 30 को भागा देंगे तो माद कितना निकलेगा 6, 6 5 30 हो गया। अब यहाँ डिवीजन जो है वो 6 लिखा जाएगा, ठीक है, डिवीजन 6। अब 4 में से ही 6 को घटा देंगे तो यहाँ मेरा कितना बचेगा -2। 5 में से 6 को घटाएंगे तो -1, 6 में 6 को घटाएंगे 0, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1, और 8 में 6 को घटाएंगे तो 2। इसको जोड़ेंगे तो मेरा 0 आ जाएगा। उसके बाद ये जो डिवीजन निकाले ये dx कहलाएगा, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो dx स्क्वायर कहलाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 0 का 0, 1 का 1, 2 दूनी 4। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 4 4 8 9 10, ये 10 आपका आ गया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला बैठाएंगे बच्चों, इसको आप लोगों ने लिख लीजिए और बढ़िया से इसको समझ लेना। तो इसको जोड़ने पर कितना आ गया मेरा 10 आ गया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो फॉर्मूला मेरा हो जाएगा
स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बट्टा एन, ये फॉर्मूला में बैठा दे। तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना आया था मेरा 10 आया था। एन मतलब पदों की संख्या कितनी है 5, इसका रूट लगा 5 दूनी 10 मतलब रूट 2 आ गया। अब 2 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो 2 का वर्गमूल होता है 1.414 होता है। कितना होता है 1.414। 2 का वर्गमूल कितना होता है 1.414। कहाँ पर है ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन है। तो 16 का आपका बी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। निम्न चित्र दो चरों के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है। तो देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है। सहसंबंध मतलब होता है दो चरों के आपसी संबंध को हम लोग सहसंबंध कहते हैं। तो ऊपर की ओर जा रहा है मतलब धनात्मक है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब रहेगा तो हम लोग कहेंगे ये पूर्णतया धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। और यही अगर नीचे की ओर आता मतलब ये ग्राफ अगर ऐसे आता तो यहाँ ऋणात्मक सहसंबंध हो जाता है। तो ये ऊपर जा रहा है इसलिए धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। 18 नंबर है पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है। पियर्सन मतलब इसका पूरा नाम हो जाएगा कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान जो होता है वो +1 तथा -1 के बीच में होता है। मतलब कहने मतलब है इस कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक जब हम लोग निकालेंगे तो उसका आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा 1 आ सकता है या फिर -1 भी आ सकता है या फिर 1 से कम आएगा। मतलब 1 से कम क्या होता है पॉइंट में होता है। तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा +1 और -1 के बीच में ही रहता है। इसीलिए आपका 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर है कीमत सूचकांक क्या मापता है। तो कीमत सूचकांक जो है वो होता है आधार वर्ष और जांच वर्ष दोनों को निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन को निकाला जाता है। कहने मतलब है कीमत सूचकांक मतलब इंडेक्स नंबर बराबर होता है सिग्मा P1 बट्टा सिग्मा P0 इंटू 100। तो P1 मतलब हो गया आपका जांच वर्ष का मूल और P0 हो जाता है आधार वर्ष का मूल। आधार वर्ष मतलब 2004 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, तो आपका 2 क्विंटल हुआ। 2024 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, तो 8 क्विंटल हुआ। तो 24 से हम लोग 2004 का तुलना 2024 से अगर हम लोग करते हैं तो 2004 है वो आपका आधार वर्ष कहलाएगा और 2024 जो है वो आपका जांच वर्ष कहलाएगा। मतलब P1 आपका हो जाएगा 2024, P0 हो जाएगा आपका 2004। और इसका हम लोग औसत निकालेंगे मतलब इंटू 100 बट्टा करके इंटू 100 करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला यही सही बता रहा है, इसलिए 19 का आपका ए हो जाएगा। 20 नंबर है पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है। तो पासे का जो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा P1 Q1 बट्टा सिग्मा P0 Q1। तो यहाँ पर Q1 लिया जाता है तो ये पास्चे का है। यही अगर लास्ट ईयर का रहता तो यहाँ Q1 के जगह Q0 और यहाँ भी Q0 होता, तो ये हो जाता आपका लास्ट ईयर का। लेकिन यहाँ पर पास्चे का बोल रहा है तो सिग्मा P1 Q1 बट्टा सिग्मा P0 Q1 होगा, इसलिए Q1 को ही ज़्यादा मान दिया जा रहा है, इसलिए आपका 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर है भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 22 नंबर है भारत में जननांगीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका वर्ष 2021 के पूर्व। 23 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है। तो ये जो लिया गया है वो पूर्व सोवियत रूस से लिया गया है। 24 नंबर है प्रशुल्क लगाया जाता है। तो प्रशुल्क जो है आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। मतलब अगर हम बाहर से कोई सामान मंगा रहे हैं तो उस पर प्रशुल्क लगेगा। बच्चों इधर आपका मतलब थ्योरेटिकल है इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं, कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ है निम्न पूंजी की आवश्यकता, अधिक रोजगारों का सृजन करने में सक्षम, और तीसरा है बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो पहला और दूसरा ही होगा, मतलब सी। 25 का आपका सी हो जाएगा।
26 है, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1995 को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। 27 है आपका, नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग हैं। तो क्या है उपवर्ग? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों है, इसलिए उक्त सभी हो जाएगा। 28 है, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या है। तो सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? 3 है। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया? तो ये लागू आपका किया था 2009 में। 2009 में इसको लागू किया था। फिर विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। तो ये माना जाता है आयरलैंड। 31 नंबर है, मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। तो कथन ए कहता है मानव पूंजी अदृश्य होती है। कथन आर कहता है यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है। मतलब जो कथन कर रहा है वो कारण जो है वो सही दे रहा है कि नहीं, वो पता करना है। तो उक्त कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ आपका सही जो है वो हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 32 नंबर है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको आप याद रखिएगा, ये दूध के उत्पादन से संबंध है। 33 नंबर है, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से है। तो किससे है? तो ये आपका है कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से। 34 है, भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में क्या है? तो इसका स्रोत है सबसे अच्छा प्राथमिक क्षेत्र, मतलब कृषि में ज़्यादा आदमी को रोजगार मिलता है। 35 नंबर है, निर्माण मजदूर निम्न में क्या कहलाते हैं? तो निर्माण मजदूर जो होते हैं वो दिहाड़ी मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं। दिहाड़ी मतलब डेली पैसा या मजदूरी दिया जाता है लोगों को, दिहाड़ी मजदूरी। 36 नंबर है, नवीनीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। तो इसका सही आपका हो जाएगा वनों में पेड़ और समुद्र में मछलियां, ये नवीकरणीय साधन का ही उदाहरण है, इसलिए आपका सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। चिपको आंदोलन का उद्देश्य, तो चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य है? तो इसका है हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना, ए हो जाएगा बच्चों। 38 है, वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण जो है आपका है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, मतलब ग्रीन हाउस गैस में जो वृद्धि हो रहा है जिससे ओजोन परत में भी क्या हो रहा है, छेद हो जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, तो इसका डी हो जाएगा। 39 है, चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न से है। तो किससे है? तो इसका संबंध आपका है सामूहिक खेती से। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर आपका है चीन। तो ये थे आपके मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।